हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रायपुर आईएएस एकेडमी में। आज हम क्रेश कोर्स के सबसे पहले छत्तीसगढ़ इतिहास का प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा ये जो कोर्स है अपना जो चालू करें छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, ये क्रेश कोर्स है। क्रेश कोर्स में आपको वही चीज़ बताया जाएगी जो एग्जाम में आता है। आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका जो 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, हिस्ट्री से आता है। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से आपके प्री में 8 से 10 क्वेश्चन आता है। आपको यहाँ से हूबहू आपको मिल जाएंगे 6 से 7 क्वेश्चन एग्जिट मिलेंगे कि क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो उसी सिलसिले में हमने आज चालू किया CGPSC के लिए छत्तीसगढ़ इतिहास। मैं नामिश चौधरी आपके साथ जुड़ूंगा छत्तीसगढ़ इतिहास में, और इसको कंप्लीट हम कराएंगे। बहुत ही कम टाइम में बहुत डिटेल के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ इतिहास। छत्तीसगढ़ इतिहास और इंडिया का इतिहास हम देखेंगे समतुल्य ही रहता है, कि जैसे देखेंगे क्लासिफिकेशन। छत्तीसगढ़ इतिहास जो भी हो या इंडिया का इतिहास, उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इतिहास का वर्गीकरण इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है मेनली, ठीक है। मानव सभ्यता के विकास के आधार पर, लिपि के आधार पर छत्तीसगढ़ के इतिहास या इंडिया के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है बोलने से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज। सेकेंड आधि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। और तीसरा है हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल कहा गया है। इसमें देखा जाएगा तो जो पहला प्रागैतिहासिक काल में क्या होती है, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते। इसमें पुरातात्विक, ठीक है, साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें शैल चित्र ये सारे लिखित नहीं होते। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य है, जैसे कांस्य की मूर्ति मिल गई, कोई मृदभांड मिल गया, इस पे साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है। सेकंड देते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले, ठीक है, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उसमें पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक अध्ययन नहीं किया जा सका है। इसको बोला जाता है आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और तीसरा ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले, जिसे सफलता पूरा पढ़ा भी जा सका और साथ ही साथ इसका अध्ययन बहुत अच्छे से डीपली किया जा सका, उसे ऐतिहासिक काल में जोड़ा गया है। मेनली हम समझ गए 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में बात करेंगे। अगर प्रागैतिहासिक काल को भी देखा जाए, जो पाषाण काल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पाषाण काल भी कहा जाता है, जिसमें औजारों के स्वरूप के आधार पर 4 भागों में, उपभागों में विभाजित किया गया है। 4 उपभाग जो हैं उसको पहले देख लेते हैं। 4 उपभाग जो हैं, सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, सेकेंड है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है उत्तर पाषाण काल, और चौथा है आपका नव पाषाण काल, ठीक है। ये 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये 4 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे पूर्व पाषाण काल, ठीक है। ये 36 के आधार पर देखेंगे पूर्व पाषाण काल। इससे क्या क्वेश्चन आता है इसको जरूर पहले आपको बता देता हूँ। ये प्रागैतिहास में 4 भाग में, इसमें स्थल के नाम आते हैं कि ये स्थल कौन से पाषाण काल के हैं। पूर्व पाषाण काल के हैं, नव पाषाण, ठीक है, उत्तर पाषाण, मध्य पाषाण किस क्षेत्र में। आपको एक ट्रिक बताता हूँ पहले से ही, ठीक है, 12 रिवाइज होगा। ये जो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल है, अक्सर यहाँ पर 2 ही चीज़ें है रायगढ़ जिले से, जिसमें सिंघनपुर का गुफा और कबरा का पहाड़। इससे बहुत अधिक क्वेश्चन है, और साथ में महानदी घाटी भी आते हैं, तो इसमें आगे देखेंगे। लेकिन अक्सर इसका जो क्वेश्चन आते हैं उसमें रायगढ़ जिले के सिंघनपुर गुफा और कबरा पहाड़ के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्व पाषाण काल, ठीक है। परिचय, यह पाषाण काल का सबसे प्राचीनतम समय है, ठीक है। ये जो पूर्व पाषाण काल होता है वो सबसे प्राचीनतम समय है, ठीक है, पाषाण काल का। इसमें रायगढ़ जिले के सर्वाधिक शैल चित्र और स्थल प्राप्त हुए हैं। याद रखना, पूर्व पाषाण काल में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये आ चुका है कि पूर्व पाषाण काल में सबसे सर्वाधिक शैल चित्र या स्थल किस जिले से प्राप्त हुआ है। तो याद रखना वो रायगढ़ जिले से प्राप्त हुआ है, ठीक है। किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो याद रखना वो रायगढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक शैल चित्र और स्थल किस जिले से प्राप्त हुआ है? रायगढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं उसमें। अब सिंघनपुर, ये क्या है, किसका स्थल है? पूर्व पाषाण
काल के अंतर्गत क्या आता है? सिंघनपुर गुफा। ये कहाँ है बोलने से? रायगढ़ जिला में। कहाँ है? रायगढ़ जिला में, पूर्व पाषाण काल। ठीक है। अब इसको उपनाम कहा जाता है, जो सिंघनपुर गुफा है, जो पूर्व पाषाण का भीमबेटका गुफा जो एमपी में है उसके समतुल्य है, इसी कारण छत्तीसगढ़ का भीमबेटका गुफा भी कहा जाता है सिंघनपुर गुफा को। इसकी स्थिति देखा जाए तो दो नदियां हैं, अगर छत्तीसगढ़ के मैप देखते हैं आप तो आपका ये सरगुजा संभाग है, बिलासपुर संभाग है। यहाँ पर हसदेव नदी बहती है, यहाँ मान नदी बहती है। ये स्थिति जो है चौवन ढाल गिरिपात पर हसदेव और मान नदी के बेसिन के अंतर्गत, मतलब हसदेव ये आपकी मान नदी होगा, ये हसदेव नदी होगा। इन दोनों के बीच में चौवन ढाल स्थित है, चौवन ढाल पहाड़ी स्थित है, उसी के गिरिपात पे सिंघनपुर गुफा स्थित है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सिंघनपुर गुफा कहाँ पर स्थित है? चौवन ढाल पहाड़ी पर और हसदेव मान नदी के बेसिन के बीच में स्थित है आपका सिंघनपुर गुफा। अब इसमें शैल चित्र की बात करें तो इसमें शैल चित्र क्या पाया गया है? लाल और गेरुआ रंग के पशु, सरी, सर्प जिसे रेप्टाइल कहा जाता है, और टोटन आदि चिन्ह प्राप्त हुए हैं इस सिंघनपुर गुफा से। और विशेषता की बात करें कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है और यहाँ पर शैल चित्र सर्वाधिक प्राचीनतम है। इस चीज में हमेशा याद रखना आपका, इसमें बोला गया कि सबसे प्राचीनतम गुफा है और यहाँ पर शैल चित्र भी सबसे प्राचीनतम है। ये क्वेश्चन आ चुका है छत्तीसगढ़ में कि सबसे प्राचीनतम शैल चित्र कहाँ पाया गया, तो सिंघनपुर गुफा में है। ठीक है। और प्राचीनतम गुफा भी बोला जाएगा तो सिंघनपुर गुफा है। और किस जिले में पाया गया है बोलने से आपका रायगढ़ जिले में पाया गया है। और एक चीज याद रखना, यहाँ पर नोट करके याद रखना कि जो एक और आता है सर्वाधिक शैल चित्र किस जिले में प्राप्त हुआ है, तो क्या आएगा? रायगढ़ जिला। और कहाँ प्राप्त हुआ है तो बोला जाएगा कबरा पहाड़। आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर्वाधिक प्राचीनतम शैल चित्र आपका सिंघनपुर में पूछा है और सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ प्राप्त हुआ तो रायगढ़ जिला में, और किस जगह प्राप्त हुआ तो सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़ में प्राप्त हुआ है। अन्य स्थल की बात करें यहाँ पर सारे सब के सब कहाँ है? रायगढ़ जिले में है। ठीक है। छापा मारा, भंवर खोल, गिधा, सोनबरसा, अमर गुफा, ये सारे चीज कहाँ मिलेंगे? रायगढ़ जिले मिलेंगे। तो इससे फिक्स होता है, आप नोट करके रखिए कि रायगढ़ ही जिला है जो पूर्व पाषाण काल के सारे स्थल कहाँ प्राप्त होंगे? रायगढ़ जिले में। कहीं भी आ जाता है, अगर देखते हैं एग्जाम में कि पूर्व पाषाण काल पूछा तो आप टिक मारेंगे सीधा रायगढ़ जिला। ठीक है। आगे यहाँ पर देखें औजार कौन सा प्राप्त हुआ है? हस्तचलित कुदाल प्राप्त हुआ है, कुल्हाड़ी जैसे औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और सिंघनपुर जो गुफा है वहाँ का शैल चित्र जो प्राप्त हुआ है वो विदेश के, ठीक है, स्पेन हो गया, मैक्सिको हो गया, ऑस्ट्रेलिया के शैल चित्रों के समान दिखाई देते हैं। इसका इसको इसकी समानता पेश की गई है कि स्पेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया के शैल चित्रों के समान ही स्वरूप दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मध्य पाषाण काल, ठीक है, ये सेकेंड उपभाग है। मध्य पाषाण काल, ये काल पूर्व पाषाण काल की तुलना में छोटे, याद रखना, छोटे लघु सूक्ष्म पाषाण औजार का उपयोग किया गया है। मतलब कि अब पहले जो पूर्व पाषाण काल था उससे थोड़ा सा विकसित हो गए, उन्होंने शिकार के लिए छोटे औजार सूक्ष्म पाषाण औजार का प्रयोग करना चालू हुआ। ठीक है। इसकी खोज का श्रेय जो दिया जाता है अमरनाथ दत्त को क्या दिया जाता है? जो मध्यकाल की खोज जो की गई है उसमें छत्तीसगढ़ के अमरनाथ दत्त जी को श्रेय दिया जाता है। मुख्य स्थल की बात करें तो सबसे बड़ा है कबरा पहाड़ रायगढ़। अभी बात करते हैं कबरा पहाड़ से रायगढ़, जो सबसे फेमस है मध्य पाषाण काल के लिए। इस काल में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक शैल चित्र। और नोट फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको बार बार, सर्वाधिक प्राचीनतम शैल चित्र बोला जाएगा तो याद रखना कौन है? सिंघनपुर, ठीक है, गुफा। सिंघनपुर रायगढ़ में सर्वाधिक प्राचीनतम बोला जाएगा, सर्वाधिक शैल चित्र बोला जाएगा तो आपका रायगढ़, ठीक है, कबरा पहाड़ रायगढ़ जिला है। तो मध्यकालीन में भी रायगढ़ जिला के ही नाम आ रहा है। ठीक है। इसी स्थिति देखा जाए तो गजमार पहाड़ी के पास है रायगढ़ जिले में। शैल चित्र, इसमें क्वेश्चन आ चुका है, शैल चित्र क्या पाया गया था? लाल और गेरुआ रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर,
पंक्तिबद्ध मानव समूह, कछुआ, घोड़ा, हिरन, जंगली भैंस, ये सारे के सारे लाल गेरुए रंग के शैल चित्र पाया गया है। तो इसका बोला गया कि सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से पाया गया है, तो कबरा पहाड़ से पाया गया। और क्या क्या मिला है तो याद रखना, छिपकली, घड़ियाल, सांभर, पंक्तिबद्ध मानव समूह, कछुआ, घोड़ा, हिरन, जंगली भैंस जैसे शैल चित्र इसमें पाया गया है। औजारों की बात कहा जाए तो लघु औजार अभी बताया था। सबसे पहले तो मध्य पाषाण काल में आपको लघु, छोटे और सूक्ष्म पाषाण औजार पाया गया है। इसी में देखा जाए औजार यहाँ क्या पाया गया, लघु पाषाण औजार पाए हैं, जिसमें लंबे अर्धचंद्राकार फलक। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस स्थल पर लंबे अर्धचंद्राकार फलक वाले औजार पाए गए हैं, तो कबरा पहाड़ पे पाया गया है। सूक्ष्म औजार में देखा जाए तो उसको बोला जाता है लूनेट या ट्रेपेज कहा जाता है। और साथ ही मध्य पाषाण काल, जो अभी तक ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन अन्य स्थल भी खोज की गई है, जिसमें बस्तर जिले में देखा जाए तो कालीपुर है, ठीक है, कालीपुर, खड़ांग घाट, गढ़चंदेला, ठीक है, घाट लोहंगा, भातेवाड़ा, राजपुर, गढ़ घोघरा, ये सारे बस्तर जिले में आते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे एग्जाम के लिए, अगर मध्यकालीन की बात आए तो मध्य पाषाण काल तो कबरा पहाड़ के ही नाम एकदम फेमस से याद रखें, एक ही ठो रायगढ़ जिला। और अन्य स्थल में देखा जाए तो जयमरगा, जसपुर, केराझर, पोटिया सब रायगढ़ में हैं। तो रायगढ़ में और देखा जाए तो इसमें क्या है, केराझर, ठीक है, पोटिया, ये सब रायगढ़ जिले में अन्य स्थल हैं। लेकिन अन्य स्थल उतने ज़्यादा एग्जाम में आया नहीं है अभी तक, तो इसमें सिंपल हमको याद रखना है, मध्य पाषाण क्रैश कोर्स करें जिसमें एग्जाम में आप फोकस करना चाहते हैं और साथ में एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो कबरा पहाड़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कबरा पहाड़ की विशेषता याद रखें, यहाँ पर देखिए कि सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त होती है, साथ में यहाँ पर अर्धचंद्राकार वाले फलक, सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल यहाँ पर आपको परिचय देते हैं। मध्य पाषाण काल के बाद का चरण जो होता है उत्तर पाषाण काल होता है। इसमें प्रमुख स्थल में देखा जाए तो यहाँ भी एक ही प्रमुख स्थल है, ठीक है, धनपुर, गोयला पेंड्रा मरवाही, जिसको बोला जाता है GPM, ठीक है, मानव की आकृति का चित्रण मिला है। बस इसमें एक ही क्वेश्चन आया है कि उत्तर पाषाण काल में कौन सा स्थल आता है, तो वो याद रखना धनपुर। धनपुर कहाँ है पहले, ठीक है, बिलासपुर में था, अब कहाँ के GPM गोयला पेंड्रा मरवाही नए जिले में आता है इस स्थल, ठीक है, धनपुर। साथ ही महानदी घाटी भी आता है रायगढ़ जिले का, वो है टोटमवादी चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो आप याद रखना कि उत्तर पाषाण काल में सबसे पहले क्या देखोगे, पहले तो धनपुर ही देखोगे, ठीक है, कहाँ, GPM में, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है महानदी घाटी, वो भी कौन से क्षेत्र में, रायगढ़ क्षेत्र में। आपकी एक तीन चीज पढ़ चुके हम लोगों ने, पहले पूर्व पाषाण काल पढ़ चुके, मध्य पाषाण काल पढ़ चुके और उत्तर पाषाण काल। इन तीनों में कॉमन देखिए कि आपको दो ही जिला पता चला है। पहला तो रायगढ़ जिला है, रायगढ़ जिले में दो चीज मिला आपको, ठीक है, पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। और जैसे ही बिलासपुर मतलब GPM जाएंगे, ठीक है, GPM में आपको मिला उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल क्या है, धनपुर है। आपका मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़ है और पूर्व पाषाण में सिंघनपुर। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP जगह है, ठीक है, पूछने के लिए 3 जगह का आप एक बार में शॉर्ट नोट्स में ले सकते हैं रायगढ़ जिले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल, परिचय। महापाषाण काल का अंतिम चरण होता है, जिसे मानव कृषि, ठीक है, पशुपालन, गृह निर्माण, वस्त्र, कपास, ऊन, ठीक है, काटना जैसे विकास कार्य सीख चुका था। नवपाषाण काल आते आते जो भी, ठीक, आदि मानव थे, वो कृषि करना, पशुपालन, गृह का निर्माण, वस्त्र, ठीक है, का विकास करना आदि सब सीख चुका था। इसमें प्रमुख स्थल में देखा जाए तो प्रमुख स्थल में सबसे पहले चितवा डोंगरी बालोद, ठीक है, चितवा डोंगरी बालोद। इसकी खोज करता है, क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत IMP है, ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि चितवा डोंगरी की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है PSC में, रिपीट होने के बहुत चांस है। इसी खोज करता कौन है, डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र एंड भगवान सिंह बघेल। ये दोनों ने मिलकर चितवा डोंगरी की खोज की थी। और शैल चित्रों में देखा जाए तो गेरुआ रंग के 27 शैल चित्र मिले हैं। कितने मिले हैं, गेरुआ रंग के 27 शैल चित्र, चितवा डोंगरी बालोद जिला। बार बार मैं बोलूंगा कि कौन से जिले में चितवा डोंगरी मिलता है, बालोद जिला। डायरेक्ट क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन है कि चितवा डोंगरी किस जिले में है स्थित है, तो आपको याद रखना बालोद जिला में स्थित है। विषय वस्तु की बात करें कि यहाँ पर चीनी ड्रैगन की शैल चित्र, खच्चर पर सवार व्यक्ति, नाविक का शैल चित्र,
कृषि कार्य एवं वर्गाकार खेत के में स्त्री पुरुष काम करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये सारे चित्र आपको चितवा डोंगरी में मिलेगा। तो ये चितवा डोंगरी कौन सा स्थल है? नवपाषाण काल। ठीक है, जहां आपने कृषि कार्य करते हुए, ठीक है, नाविक को देख लिए, खच्चर पर सवार व्यक्ति, चीनी ड्रैगन के शैल जीता, जैसे ये पता चलता है चीनी कला में अभिव्यक्ति भी इन लोगों की थी। तो आपको ये चितवा डोंगरी के बारे में पता चला जो नवपाषाण काल है। साथ ही अन्य स्थल देखते हैं जो नवपाषाण काल से हैं। अर्जुनी बालोद। ठीक है, अर्जुनी बालोद जो उत्तर नवपाषाण कालीन पत्थर के काराघात पत्थर के हथौड़े मिला गया है यहाँ पर। ठीक है, कर्मागढ़ रायगढ़ जिला, ठीक है, उड़ीसा के सीमा में स्थित यह बहुरंगी आकृति प्राप्त हुई है, लेकिन मानव आकृति का अभाव है। बसनाझर रायगढ़ जिला, भैंसा, हाथी, गेंडा जैसे पशुओं का शिकार करते हुए शैलचित्र मिला है। ओंगना जिला रायगढ़ में, भैंसागढ़ी जिला रायगढ़ में। मतलब कि यहाँ पर आपने देखा, पूरा सारांश लिख देते हैं हम अभी नवपाषाण काल का। तो नवपाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चितवा डोंगरी। ठीक है, चितवा डोंगरी। उसके बाद बालोद में देखा गया था अर्जुनी। ठीक है, अर्जुनी, ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे? बालोद में। साथ ही तीन चीज आपको मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कर्मागढ़, भैंसागढ़ी, ओंगना और बसनाझार। ठीक है, भैंसागढ़ी, ओंगना और भैंसाझार, ये तीन सभी कहाँ? रायगढ़ जिले में प्राप्त हुए। मतलब कि ये देख चुके कि आपको नवपाषाण काल कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है? बालोद जिला और रायगढ़ जिले में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में टेरम भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, टेरम। ठीक है, ये चीज़ को याद रखेंगे, आगे काम आएगा, टेरम के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, एक नोटिफिकेशन है आप सभी के लिए। आपको सभी को सूचित किया जाता है, जितने भी हमारे यूट्यूबर हमारे सब्सक्राइबर हैं सभी को, कि रायपुर IAS एकेडमी का भी एक टारगेट बैच चालू कर रहा है। कौन सा? टारगेट बैच CGPSC का। ठीक है, ये टारगेट बैच आपको 60 दिनों के अंदर आपका CGPSC कोर्स को कंप्लीट करेगा। आप सभी को पता है कि CGPSC 100 क्वेश्चन के GS पेपर होता है जो क्वालिफिकेशन के लिए काम आता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन ही इसी 100 क्वेश्चन पे होता है जो 200 नंबर का होता है। आपको 60 दिन के हिसाब से हम हर एक दिन एक क्वेश्चन के हिसाब से फिक्स करेंगे कि आपके CGPSC में हर एक दिन एक क्वेश्चन आपको फंसे। 60 क्वेश्चन से 65 क्वेश्चन आपका कट ऑफ रहता है हमेशा 120 से 130 के बीच में। आपको डेफिनेटली आपको आश्वासन देते हैं कि आपको हमारे कोचिंग से ज्वाइन करते हैं रायपुर IAS एकेडमी में, तो आपकी सफलता गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, ये आपकी नई बैच चालू है, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ये हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ये नई बैच है जिसमें से एक सुभाष सर हैं, नैमिष सर, मैं खुद हूँ, यहाँ पर DK सर हैं। साथ ही आपका शिक्षक भर्ती के लिए आ रहा है, जो आपका शिक्षक भर्ती के साथ CG टेट के भी काम आएंगे। इसमें भी मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ्स और रीजनिंग। उसका सुभाष सर है जो बालिका शिक्षक छात्र, और नेहा मैम है जो हिंदी आपकी क्लास लेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब महापाषाण काल। महापाषाण काल को ही क्या बोला जाता है? लौह युग। ठीक है, मतलब आयरन एज कहा जाता है महापाषाण काल। मतलब नवपाषाण काल के बाद ताम्र युग आया, जिसके बाद लौह युग आया। इसी लौह युग को क्या बोला जाता है? महापाषाण काल की शुरू कहा जाता है। ठीक है, इस महापाषाण काल में क्या हुआ कि विशेषता क्या है? शवों को दफनाने के लिए विशाल पत्थर। ठीक है, महापाषाण काल में क्या हुआ? शवों को दफनाने के लिए विशाल पत्थर शिलाखंडों का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें, ठीक है, महापाषाण स्मारक या महापाषाण, ठीक है, पट्टनतुंब कहा जाता था। तो इसी में महापाषाण काल में क्या हुआ? बड़े बड़े पत्थर का यूज करके शव को दफनाने का कार्य करते थे। इसका महत्व का, इस काल में लोहे के औजार हथियार बनने लगे, जिसका कृषि का जीवन शैली सुधार आ गया। मतलब आपने देखा होगा कि हिंजन में पड़ा होगा मगध साम्राज्य क्यों विकसित हुआ था। तो ये महापाषाण काल के बाद जब वहाँ पर क्या हुआ था, लोहे के औजार मिलने चालू हुए, तो उनकी हथियारें बनने लगी। वो अपने सीमा की सुरक्षा के लिए भी प्रबल लवादार, साथ में आपके शिकार के साथ साथ कृषि कार्य भी बहुत उन्नत होने लगा। इसका महापाषाण काल लौह युगीन सबसे जीवन शैली में बहुत ज़्यादा सुधार लाने वाला युगीन कहा जाता है। इसमें आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से स्थल पाया जाता है। प्रमुख अवशेष स्थल सर्वाधिक बालोद में है। अगर पूछा जाए कि महापाषाण कालीन
कालीन सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ, तो याद रखना बालोद जिला। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि महापाषाण कालीन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्थल कहाँ पर है या उसके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो बालोद जिला से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले देखें सबसे ज़्यादा करका भाटा, ठीक है, करका भाटा बालोद जिला, कहरी भदर, चिरचारी, सोरर, ठीक है, धनोरा, ये सभी बालोद जिला में है। अर्जुनी भी बालोद जिला में है। उसका गढ़ धनोरा कोंडागांव और मल्हार आपका बिलासपुर। ये प्रमुख स्थल हैं, आपके 6-7 स्थल हैं। ठीक है, जो महापाषाण काल के लिए याद करना है डायरेक्टली। पहले डायरेक्टली क्वेश्चन आया कि मल्हार, ये पूछेगा कि महापाषाण काल कौन सा स्थल प्रमुख है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा रायगढ़। ठीक है, आपका ये भी दे सकता है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ महापाषाण काल कि आपको दे देगा सिरपुर, मल्हार, जगदलपुर, ठीक है, और उसके बाद सिंघनपुर। तो आपको ये पूछेगा क्वेश्चन कि इसमें महापाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो आपको सीधा डायरेक्ट बताना है कि मल्हार आपका महापाषाण कालीन है। ये क्वेश्चन आ चुका है सही। आपको ये सारे स्थल पहले नाम याद करना है, क्या है, किस जगह में है, कुछ ने खोजा, उतने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको पढ़ने के लिए। इससे निकलने के लिए डायरेक्टली आपको याद रखना है कि स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे कि करका भाटा कहाँ पर है, बालोद में, कौन सा स्थल है, ये महापाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, साथ ही कहरी भदर, चिरचारी, सोरर और धनोरा, इस धनोरा को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, धनोरा को, ये जो धनोरा है यहाँ पर क्या मिला है, 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। कितने स्मारक प्राप्त हुए हैं, 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। धनोरा जो भी कौन से जिले में है, बालोद जिले में ही स्थित है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अर्जुनी अभी जस्ट देखे थे हम लोग। ठीक है, नवपाषाण काल में अर्जुनी, ये भी बालोद, पाषाण घेरे के साथ साथ ताम्र कलश प्राप्त हुआ है। कहाँ पर, अर्जुनी में। ठीक है, अर्जुनी में क्या हुआ है, पाषाण घेरे के साथ साथ ताम्र कलश प्राप्त हुआ है। गढ़ धनोरा कोंडागांव में है। इसका सर्वेक्षण डायरेक्टर अमरनाथ मिश्र ने किया था, जो यहाँ पर भी पाषाण घेरे मिले हैं। ठीक है, याद रखना, गढ़ धनोरा भी फेमस है किसके लिए, पाषाण घेरे के लिए फेमस है, जो कोंडागांव जिले में है। उसके बाद है मल्हार। मल्हार कहाँ है, बिलासपुर, जी हाँ, महापाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहाँ क्या है, मल्हार बिलासपुर में महापाषाण कालीन युगीन सभ्यता प्राप्त हुए हैं। अब हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि कहाँ कहाँ महापाषाण कालीन स्थल मिले हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आपको 3 जिले के बहुत अक्सर दिख रहे हैं, 3 जिला। मतलब पहले तो यहाँ ऊपर देखा जाए तो बीएसपी है, बीएसपी का मल्हार। ठीक है, जैसे नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपका बालोद। बालोद में आपको 5-6 स्थल मिलेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था करका भाटा, कहरी भदर, चरिचारी, सरोर, ठीक है, सोरर, धनोरा और अर्जुनी, ये आपके सारे बालोद में सबसे सर्वाधिक स्थल। फिर उसके बाद मिलेगा आपका कोंडागांव। कोंडागांव, कोंडागांव में आपका गढ़ धनोरा। ठीक है, गढ़ धनोरा कोंडागांव। मतलब आपको जब भी नोट्स बनाओ तो सिंपल नोट्स एक लाइन में ऐसे ही बनाना है, बीएसपी, मल्हार, नवपाषाण कालीन, फिर बालोद में आपको 6 नाम अभी जो बताया। ठीक है, चिरचारी, कहरी भदर, सोरर, धनोरा, अर्जुनी, करका भाटा। साथ ही लास्ट आपको आया कोंडागांव, जस्ट नीचे उसके जिले में। कोंडागांव में आपका गढ़ धनोरा, जहाँ पाषाण कालीन, ठीक है, स्मारक घेरे प्राप्त हुए हैं। ये आपके महापाषाण कालीन हो गया। ठीक है, इतने में आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या क्वेश्चन आता है ये सारा चीज़ बता चुका। और पाषाण कालीन जितने भी स्थल है हमने 4-5 भाग को देख चुका। नवपाषाण के बाद महापाषाण को भी देखा, और उसके स्थल को हमेशा याद रखना है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं वैदिक काल और छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विस्तार। आप सभी को पता है कि वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। कितने भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, हमको बस सिंपल याद करना है कि भारत के इतिहास में जो है वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है, जिसमें से ऋग वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। हमारा सिंपल है, छत्तीसगढ़ पढ़े हैं, क्रैश कोर्स काम कर रहे हैं, हमको इससे ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। 2 चीज़ है, ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ में क्या स्थल मिले, उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ में क्या प्राप्त हुआ। तो सिंपल है, ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ में कोई भी स्थल नहीं मिला। ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ में कोई स्थल प्राप्त
नहीं है, मतलब इसका वर्णन ही नहीं है, प्राप्त ही नहीं है, मतलब वर्णन ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऋग्वैदिक काल के कोई भी साक्ष्य या प्रमाणिक साक्ष्य वर्णन ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता। सिंगल एक लाइन में आपका आंसर होना चाहिए। ऋग्वैदिक काल जैसे ही दिखे तो समझना छत्तीसगढ़ में कोई भी अवशेष, ठीक है, इसके प्रमाणिक साक्ष्य या वर्णन की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता। उसका देखते हैं उत्तर वैदिक काल। इस वैदिक काल में आर्यों का प्रसार जो था मध्य भारत इतिहास में दक्षिण भारत तक भी धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता गया। तो इसमें समय के साथ बढ़ता गया। उत्तर वैदिक काल में कुछ साक्ष्य मिले, काल विभाजन में देखेंगे जाएगा तो ये उत्तर वैदिक काल का है, ठीक है, ये वैदिक काल का, ठीक है। अभी देखें ऋग्वैदिक काल का, इसमें कोई भी अपने को उत्तर वैदिक काल में नहीं, ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। बस एक ही लाइन याद करना है, कुछ नहीं करना है। ऋग्वैदिक काल को हम ना पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल एक लाइन हमको याद रखना है, कोई साक्ष्य प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन उत्तर वैदिक काल को देखा जाए तो 1000 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व में विस्तार मध्य छत्तीस दक्षिण भारत तक भी हुआ था, क्योंकि आर्यों का विस्तार यहाँ पर बढ़ने लगा था। तो इसमें एक ही क्वेश्चन चीज आता है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, दक्षिण दिक नामक शब्द का उल्लेख है छत्तीसगढ़ के लिए। वो भी दक्षिण दिक जो नामक शब्द का उल्लेख है वो बस्तर क्षेत्र को कहा गया है, ठीक है। दक्षिण दिक अक्कर उत्तर वैदिक काल में किसी चीज का उल्लेख है तो बस्तर क्षेत्र का उल्लेख है, जिसे कहा गया दक्षिण दिक के नाम से उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब देखना कौशिक ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का वर्णन है, नर्मदा नदी का उल्लेख जो है, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी का उल्लेख है, रेवा नदी के नाम से उल्लेख है। पाणि के अष्ट अध्यायी, ठीक है, में सर्वप्रथम कौशल और दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। जो प्राचीनतम नाम है रामायण कालीन, अभी इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, उसमें देखना कि छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल से संबोधित किया गया है और बस्तर को दंडकारण्य के नाम से संबोधित किया गया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में बस्तर को कहा बोला गया है, बस्तर को बोला गया है आपका दक्षिण दिक कहा गया है, ठीक है। अष्टाध्यायी ने सबसे पहली बार दक्षिण कौशल नाम का उल्लेख मिलता है, या कौन से ग्रंथ या कौन से किसके द्वारा प्रथम बार दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता, तो अष्टाध्यायी, पाणि के अष्टाध्यायी में आपको, ठीक है, दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। नोट याद रखना, दक्षिण कौशल का शब्द का पहला साहित्यिक उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। यह तथ्य रामायण काल के नामकरण से जुड़ा है, ठीक है, वही नोट करके लिखा जो आपको मैंने अभी बोला। आगे चलते हैं, रामायण काल और दक्षिण कौशल, ठीक है, रामायण काल और दक्षिण कौशल। रामायण काल छत्तीसगढ़ क्षेत्र दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जबकि बस्तर का क्षेत्र दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, रामायण काल में मध्य छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखना दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। रामायण काल में छत्तीसगढ़ क्या नाम से जाना जाता था, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जबकि बस्तर क्षेत्र को जाना जाता दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जब रामायण काल में क्या बोला जाता था, बस छत्तीसगढ़ को और बस्तर क्षेत्र को, उसके बाद महाभारत काल पढ़ेंगे, महाभारत काल में मध्य छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था, ठीक है, बस्तर क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ये सारे चीज करेंगे। इसको याद करते चलना कि रामायण काल में दक्षिण कौशल और दंडकारण्य बस्तर क्षेत्र को कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और दक्षिण कौशल, जो दक्षिण कौशल मध्य छत्तीसगढ़ का जो भाग था उसको दक्षिण कौशल कहा जाता था। उसका प्राचीनतम भाषा क्या है, तो याद रखना कोसली है, ठीक है। दक्षिण कौशल की भाषा क्या थी, प्राचीनतम भाषा तो कोसली है, ठीक है। भगवान राम ने अपने वनवास का सर्वाधिक समय लगभग 10 वर्ष इसी क्षेत्र दंडकारण्य, ठीक है, में व्यतीत किया था। आगे चलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ा, दक्षिण कौशल, राजा कौशल के नाम से पड़ा था छत्तीसगढ़ का नाम। बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था, ठीक है। दक्षिण कौशल की राजधानी कुशस्थली थी, क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी, कुशस्थली थी, ठीक है, कुशावती वर्तमान में कोसील। और उत्तर कौशल, ठीक, की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिण कौशल की प्राचीनतम भाषा कोसली थी। ये चीज अभी हमने देख चुका है, ठीक है, सारांश में लिखा हुआ है। आगे मुख्य घटना राजा दशरथ के विवाह जो देख लेते हैं। दक्षिण कौशल का राजा भानुमंत था, भानुमंत की पुत्री भानुमति थी। भानुमति का विवाह दक्षिण कौशल उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ था। विवाह के बाद भानुमति का नाम, ठीक है, कौशल्या पड़ गया, ठीक है। पहले जमाने में जिस स्थल से आते हैं उस स्थल से नाम को पुकारना चालू हो जाता था, ठीक है। पुत्र न होने का दक्षिण कौशल राज्य दशरथ को मिल गया था। ये उसकी कहानी है कि दशरथ
ठीक है, दक्षिण कौशल की रानी भानुमति से शादी करता है और भानुमति के पिता जो भानुमत थे उनका कोई पुत्र संतान नहीं होता। संतान नहीं होने के कारण उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है, पूरा साम्राज्य है, वो किसको मिल जाता है? राजा दशरथ को मिल जाता है। और कौशल्या जो भानुमति थी उसका नाम क्या पड़ता है उस क्षेत्र का? अब कौशल्या नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो ज्येष्ठ पुत्र था, ठीक है, लव, उसको उत्तरी कौशल क्षेत्र मिलता है। और कनिष्ठ पुत्र कुश जो था उसको दक्षिण कौशल जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसकी शासन करने को उसका क्षेत्र प्राप्त होता है कुश को। और कुश अपनी राजधानी कुशा, ठीक है, कुश स्थली या कुशावती बनाता है। आगे देखते हैं माता कौशल्या मंदिर। ठीक है, रामायण कालीन में एक बहुत अच्छा मंदिर है माता कौशल्या का मंदिर। ये स्थान चंद्रखुरी रायपुर में स्थित है। चंद्रखुरी रायपुर जिला के पास है चंद्रखुरी। ठीक है, वहाँ स्थित है माता कौशल्या का मंदिर। क्वेश्चन आ चुका है कि माता कौशल्या का मंदिर एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखना चंद्रखुरी में है। इसकी विशेषता ये कि विश्व में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है। अभी आपको बताया कि एकमात्र मंदिर है, वो भी रायपुर जिले के चंद्रखुरी जगह पर है। इसका निर्माण कल 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि माता कौशल्या का मंदिर किस शताब्दी में हुआ था, तो 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ था और इसको सोमवंश के शासनकाल में हुआ था। इसकी स्थिति देखते हैं कहाँ पर है। ये जब मंदिर जाओगे आप तो प्रांगण में एक बहुत बड़ा राम का मूर्ति है। ठीक है, ये आगे चलने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलाशय है। इस जलाशय के बीच में थोड़ा सा जाने का रास्ता है। उसके बाद कौशल्या माता का मंदिर बीचों बीच में है। तो जो जलाशय है, ठीक है, जलसेन सरोवर जो जलाशय है, जो ये पूरा पानी है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका? जलसेन सरोवर है के मध्य टापू में स्थित है। यहाँ पर क्या पर है आपका? कौशल्या माता का मंदिर है। ठीक है, ये राम भगवान की बहुत बड़ा स्टेचू बना हुआ है। ठीक है, और जो घिरा हुआ है जिस, ठीक है, सरोवर के बीच में कौशल्या माता का मंदिर घिरा है, उस सरोवर का नाम क्या है? जलसेन सरोवर है। आगे चलते हैं। अभी इसी बीच में सरकार ने, जब भगवान श्री राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था और वहाँ 10 वर्षों तक वनवास काटा था, तो उसमें राम वन गमन पाथ, जहाँ जहाँ राम भगवान ने रुका था, जहाँ जहाँ उनके चरण स्पर्श हुए थे, उस स्थल की क्या बोलना चाहिए, सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने एक योजना चलाई, राम वन गमन पथ। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उन स्थलों पर संरक्षण, ठीक है, उन स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए राम वन गमन पथ परियोजना की शुरुआत की गई, जहां भगवान राम ने अपने वनवास काल के दौरान चरण रखे स्रोत के अनुसार, ठीक है, भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के अनुसार, ठीक है, वनवास काल के लगभग 10 वर्ष इसे दंडक वन छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए थे। तो सिंपल सी बात है, राम वन गमन पथ क्या था? जो संरक्षण और विकास, जहाँ जहाँ राम भगवान के स्थल हैं उनके संरक्षण और विकास के लिए काम करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में ठीक है, बनास नदी, ठीक है, किसमें? बनास नदी, छत्तीसगढ़ में बनास नदी में प्रवेश किया और इनका प्रथम स्पर्श सीतामढ़ी हरचौका, प्रथम स्पर्श कहाँ पड़ा था? सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है, घाघरा में हुआ था, जो कि कहाँ पर है आपको? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, MCB में स्थित है। और किस नदी किनारे? तो बनास नदी किनारे। जब राम भगवान ने प्रथम बार छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया तो याद रखना MCB जिला, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के सीतामढ़ी हरचौका के पास बनास नदी के किनारे से प्रवेश किया था छत्तीसगढ़ में। आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इस परियोजना का आंकड़ा देखें तो इसमें कुल चिन्हित स्थल जो था वो 75 स्थल था। छत्तीसगढ़ में टोटल 75 स्थल में चिन्हित किया गया जहां राम भगवान के चरण पादुका लगे थे। ठीक है, कुल प्रस्तावित लंबाई देखा जाए तो 1260 किलोमीटर का एक बना था। जैसे का मैप भी देखते हैं, अगर सिंपल मैप बनाते हैं तो आपका ये MCB है, वहाँ से आप चलते चलते रामगढ़ की पहाड़ी से करते हुए कोंडा गांव से होते हुए कोंटा, ठीक है, सुकमा से आगे निकले थे। ये जो पूरा लंबाई है इसकी, ठीक है, ये आपकी लंबाई 2260 किलोमीटर है। टोटल कितना? 2260 किलोमीटर है। प्रथम चरण में शामिल स्थल 10 थे। पहले 75 स्थल को एक साथ नहीं किया गया, पहले प्रथम चरण किया गया, 3 चरण में बांटा गया था। उसमें प्रथम चरण में 10 स्थल को इसमें चिन्हांकित किया गया था, जिसमें शुरुआत 22 नवंबर 2019 से हुआ था चंद्रखुरी रायपुर से। जो हमने अभी कौशल्या माता के मंदिर को अभी पढ़ा कि कौशल्या माता मंदिर जो सबसे पहले उनकी माता थी, उन्हीं से इस, ठीक है, राम वन गमन पथ को स्टार्ट किया गया था। ठीक है,
22 नवंबर 2019 से चालू हुआ था। इसमें प्रवेश स्थल बनास नदी। अभी देखे प्रथम चरण स्पर्श कहाँ होता है, सीतामढ़ी हर चौका क्वेश्चन आ चुका है। सीतामढ़ी हर चौका एक पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो याद रखना एमसीबी मनेन्द्र चिरमिरी भरतपुर। पहले कोरिया जिले में था, लेकिन अब नया जिला बनने के कारण अब मनेन्द्र का चिरमिरी भरतपुर जिले में हो चुका है। मान्यता यह भगवान श्री राम का प्रथम चरण स्पर्श स्थल माना गया है। ठीक है, आगे करते हैं। प्रथम चरण में 10 स्थल सरसरी तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, बस इसमें याद रखना 10 स्थल कौन से ही पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन कौन से स्थल किस जिले में है इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। ये जो प्रथम 10 स्थल वो चिन्हांकित किया गया है जो पहले चरण में इसको विकसित करने का, तो 10 स्थल किस जिले में है ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो पहला सीतामढ़ी हर चौका जहाँ उनकी प्रवेश की थी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, वो कहाँ पर अभी बहुत बार बता चुका, मनेन्द्र का चिरमिरी भरतपुर जिसको बोला जाता है एमसीबी। सेकेंड है रामगढ़ की गुफा, वो सरगुजा जिले में है। तीसरा सिरुई नारायण, ठीक है, खरोद जांजगीर चांपा जिले में। सिरुई नारायण में माता सबरी का आश्रम जो है राम ने जूठे बेर खाए थे। चौथा है तुरतुड़िया आश्रम जो बालोदा बाजार में है, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, लौकुश उसका जन्म स्थल भी कहा जाता है तुरतुड़िया आश्रम को। पांचवा है चंद्रखुरी चंपारण रायपुर श्री राम का ननिहाल, माता कौशल्या का मंदिर, अभी यहीं से स्टार्ट हुआ था, याद रखना। ये जो परियोजना है वो यहाँ स्टार्ट जो हुआ था वो इसी मंदिर से हुआ था, चंद्रखुरी से हुआ था। छठवां है राजिम गरियाबंद है जो लोमस ऋषि का आश्रम है। सातवां है सिहावा धमतरी में सप्त सिंगी, ठीक है, ऋषि का आश्रम है। आठवां है आपका जगदलपुर बस्तर चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात के पास। और नौवां है आपका रामाराम सुकमा जिले में, याद रखना रामाराम को सुना चुका है। रामाराम किस जिले में है, रामाराम सुकमा जिले में है। ठीक है, आपका श्री राम का भूदेवी की पूजा की थी। और नगरी मुकुंदपुर, 10वां नगरी मुकुंदपुर भी धमतरी जिले में है। ठीक है, इसमें अक्सर याद रखना है पर्यटन से क्वेश्चन आएगा कि पर्यटन स्थल मतलब आपको पूछा जाएगा सप्त सिंगी ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, गरियाबंद में है, गरियाबंद के कहाँ पर है, राजीव में है। उसका तुरतुरिया आश्रम क्या है, बलौदा बाजार में है। और साथ ही आपको बता दो इस बार मेंस में भी आया था कि रामायणकालीन स्थल के बारे में लिखिए, तो आप इस 10 स्थल के नाम भी लिख देते हैं तो आपको 10 में से आपको 6-7 नंबर या 8 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। साथ में एक मैप बना देंगे, मैप में अगर शो करते हैं प्रॉपर, ठीक है, अगर मैप भी बनाते तो आप मैप के द्वारा भी इसको शो कर सकते थे, 5 संभाग के साथ इसको शो करते ये स्थल के नाम, तो आपको मीन्स में भी फायदा होगा। साथ साथ आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो क्रेश कोर्स चल रहा है आपको प्री के साथ साथ जो इस फैक्ट बताया जाएगा उसमें मीन्स के में भी यही फैक्ट आप लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो राम वनगमन पथ है जिसके जो जगह लिए गए, जो चिन्ह लिया गया है, कितना 75 स्थल ये बताया था। 75 स्थल इसमें जो चिन्हांकित किया गया है वो किस साहित्य के आधार पर लिया गया, 2 महत्वपूर्ण साहित्य के आधार पर लिया गया जो हमेशा याद रखने योग्य है। ये आपके साहित्य वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ठीक है, साहित्य एवं साहित्यकार, ये वाले जब चैप्टर में आप देखोगे तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ये 2 बुक जो लिए थे वो किस जगह से लिए थे जिसके लिए 75 स्थल को चिन्हांकित किया गया है। तो याद रखना दंडकारण्य रामायण, ये किसने लिया था, मन्नूलाल यदू के द्वारा लिखित है दंडकारण्य रामायण। ठीक है, सेकेंड है डॉक्टर हेमू यदू, इन्होंने छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, और इसमें नाम भी राम वन गमन पथ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ किसके द्वारा लिखा गया, तो हेमनाथ यदू द्वारा लिखा गया है। और दूसरा चीज है आपका दंडकारण्य रामायण किसके द्वारा लिखा था, तो मन्नूलाल यदू द्वारा लिखा गया है। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना। आगे बढ़ते हैं, रामायणकालीन ऋषियों के आश्रम। ठीक है, यहाँ पर घने वन थे, प्राकृतिक स्थल में अभी सौंदर्य में देखा जाए छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। ठीक है, यहाँ 44% अभी भी देखा तो जंगल है। ठीक है, तो इस समय जो ऋषियों का आश्रम में जो भगवान राम के वनवास के दौरान अनेक विश्राम, मार्गदर्शन और शिक्षा का केंद्र बना, क्योंकि 10 वर्ष तक बोला जाता है कि राम भगवान ने छत्तीसगढ़ दंडकारण्य जंगलों में व्यतीत किया है। तो अनेक उनके ऋषियाँ थे, ठीक है, ऋषियों के द्वारा उनको शिक्षा, मार्गदर्शन, ये सारा चीज उनको मिलता रहा। छत्तीसगढ़ में धार्मिक ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है ये स्थल। आगे देखते हैं कौन कौन सा स्थल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, इसको आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ऋषियों के नाम और कौन सा जगह में उनका आश्रम है और किस जिले में है, इसको याद करना है और अपने दिमाग में बिठाना है। जैसे कि पहले लेते हैं वाल्मीकि आश्रम, अभी देखे थे वन गमन पाथ में भी इसका नाम था वाल्मीकि आश्रम तुरतुड़िया, किस जिले में है, तो ये बलौदा बाजार, ठीक है, और भाटापारा जिले में है। उसका अत्रि मुनि का आश्रम
ये सीतामढ़ी हरचौका में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अत्रि मुनि का आश्रम आ चुका है। अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ पर है? सीतामढ़ी हरचौका। और सीतामढ़ी हरचौका कहाँ है? तो एमसीबी में है, मनरेगा चिरमिरी भरतपुर में है। उसके बाद है आपका सिंगी ऋषि का आश्रम सिहावा, ठीक है। सिंगी ऋषि के साथ साथ यहाँ पर सप्त ऋषि का आश्रम है, जिसमें से एक है सिंगी ऋषि, और सिंगी ऋषि सबसे फेमस है। अगर डायरेक्ट पूछता है सप्त ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, तो सिहावा में है। और सिंगी ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? तो धमतरी जिले में है। उसका है सबरी आश्रम। सबरी आश्रम सबको पता है, शिवरी नारायण में, जांजगीर चांपा में है। लोमस ऋषि का आश्रम राजिम में है। रोमस ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? राजिम में। ये भी स्थल आपको चिन्हांकित किया गया था राम मोहन गवन पथ पे, ये गरियाबंद जिले पे है। और मांडक्य, ठीक है, मांडव्य ऋषि आश्रम का है फिंगेश्वर, ये भी गरियाबंद में है, ठीक है। सरभंग ऋषि का आश्रम मेंढपाट दल्लली, ठीक है, मेंढपाट दल्लली क्षेत्र के पास सरगुजा में है। कंक ऋषि का आश्रम आपका कांकेर, ठीक है, घटुला सिहावा में है, ठीक है। कंक ऋषि का आश्रम भी सिहावा में है, तो सिहावा का है कंक, घटुला सिहावा मतलब कांकेर धमतरी के पास है। और अगस्त ऋषि का आश्रम हरिभाटा धमतरी में है। अगस्त ऋषि का आश्रम याद रखना कहाँ पर है? धमतरी जिला में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि यार कि अगस्त ऋषि का आश्रम किस स्थल, किस जिले में है, तो याद रखना डायरेक्ट धमतरी जिले में है, ठीक है, ठीक है। मुनि निनाद का आश्रम कहाँ पर है? तो याद रखना जटाशंकरी गुफा, मनरेगा चिरमिरी भरतपुर में है। तो याद रखना दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अत्रि मुनि और मुनि निनाद, जो कि एमसीबी में सबसे टॉप में है, ठीक है। उसके बाद तुरतुरिया आपका वाल्मीकि ऋषि है, शिवरी नारायण में सबरी आश्रम सब जानते हैं। और सिंगी ऋषि का आश्रम सिहावा में है। लोमस ऋषि का आश्रम राजीव में है। और कंक ऋषि का आश्रम भी सिहावा के पास है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको याद करके चलना है। आगे नोट, इसमें मेन क्या है कि सिहावा क्षेत्र में विशेष रूप से याद रखने वाला योग है, इस क्षेत्र में सिंगी ऋषि के साथ साथ, ठीक है, बल्कि सप्त ऋषियों का आश्रम है। तो जिसमें से एक सिंगी ऋषि बताया था आपको, अगस्त ऋषि है, गौतम है, ठीक है, मुचकंद है, अंगिरा है, कंक है और सरभंग, ठीक है, आश्रम है। ये 7 ऋषियों का आश्रम को मिला के ही सप्त ऋषियों का आश्रम सिहावा क्षेत्र को कहा जाता है। और ये सप्त ऋषियों का आश्रम के लिए फेमस है सिहावा। आगे देखते हैं क्या है? महाभारत कालीन छत्तीसगढ़, ठीक है, महाभारत कालीन छत्तीसगढ़। प्राचीन छत्तीसगढ़ क्षेत्र का वर्णन महाकाव्य काल से मिलता है, मतलब प्राचीन छत्तीसगढ़ का वर्णन महाकाव्य काल से मिलता है। इस समय, ठीक है, मुख्य रूप से कौशल, ठीक है। अब याद रखना कि महाभारत कालीन में छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कौशल या प्राक कौशल। यही क्वेश्चन में आता है कि मध्यकालीन छत्तीसगढ़ को या छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम मध्य महाभारत कालीन में क्या कहा जाता था? तो प्राक कौशल कहा जाता था, ठीक है। महाभारत कालीन में छत्तीसगढ़ क्या कहा जाता था? प्राक कौशल कहा जाता था। और साथ ही बस्तर क्षेत्र को कांतार क्षेत्र कहा जाता था। ये कांतार क्षेत्र किसको बोला जाता था? बस्तर क्षेत्र को कहा जाता था। और प्राक कौशल आपको मध्य छत्तीसगढ़ को कहा जाता था। ये चीज़ याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि महाभारत कालीन बस्तर क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो याद रखना कांतार क्षेत्र कहा जाता था। आगे देखते हैं क्षेत्र का उल्लेख। इस भूभाग को प्राक कौशल कहा जाता था, अभी बताया। ये महान योद्धा द्वारा विजित क्षेत्र में शामिल किया गया था। अन्य नाम इस कौशल क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, जो एक प्रसिद्ध दिग्विजय अभियान का हिस्सा था, ठीक। कांतार का अर्थ होता है वन का क्षेत्र, माने वही दंडकारण्य ने बताया। कांतार का अर्थ होता है वन का क्षेत्र, जो भौगोलिक स्वरूप को दर्शाता है। सिंपल है, इसमें इतना जितना बड़ा लाइन लिखा है, इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? महाकांतार। और दंडकारण्य क्षेत्र जो बस्तर का क्षेत्र क्या कहा जाता था? उसको कांतार क्षेत्र कहा जाता था। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बाकी बकवास है। आगे नदी का नाम, वर्तमान महानदी का प्राचीनतम नाम चित्रोत्पल्ला था। भाई महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? चित्रोत्पल्ला था। ये चीज 3 चीज हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बार बार रिपीट करूंगा मैं। प्राक कौशल, ठीक है, कांतार और चित्रोत्पल्ला महानदी का नाम कहा जाता था। इस स्थलों का परिचय करते हैं। रतनपुर, इसमें 3-4 चीज स्थल है। पहले स्थल का नाम जान लो। रतनपुर, जिसको मणिपुर कहा जाता था, ठीक है, या रत्नावलीपुरी कहा जाता था, ये मतलब अभी के नाम में रतनपुर बिलासपुर। सिरपुर, चित्रांगदपुर, ठीक है, ये कहाँ पर है? महासमुंद में है। इस स्थल का नाम बहुत अच्छा। आरंग कहाँ है? रायपुर जिला में है। खल्लारी भी कहाँ है? महासमुंद में है। उसका गुंजी का संबंध, गुंजी कहाँ पर है आपका? अभी जांजगीर चांपा में है। गुंजी तीर्थ स्थल वर्णित है। तो मनली देखा जाए महाभारत कालीन में कौन कौन से स्थल है आपका? बिलासपुर से रतनपुर है, महासमुंद से सिरपुर है और खल्लारी है, रायपुर से आरंग है और जांजगीर चांपा से गुंजी है।
गुंजी का संबंध है। अब देखते हैं रतनपुर, जो मणिपुर के नाम से जाना जाता था, उस समय रत्नावलीपुरी कहा जाता था। यहाँ मोरध्वज, महाभारत कालीन मोरध्वज और उनके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी हुई करती थी। मतलब मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी कहाँ थी महाभारत कालीन में? तो रतनपुर थी। उसका सिरपुर चित्रांगदपुर देखेंगे तो इसका संबंध अर्जुन के पुत्र, ठीक है, भब्रुवाहन का संबंध था। सिरपुर को नाम क्या था? उनकी माँ के नाम में चित्रांगपुर रखा गया था, चित्रांगना, उसके नाम पर चित्रांगपुर रखा गया था, जिसका पुत्र का शासन था, भब्रुवाहन की राजधानी थी। आरंग का प्राचीन नाम भांडेर था, याद रखना भांडेर किसका प्राचीन नाम था? आरंग था, वही महाभारत कालीन में। इससे मोरध्वज की कथा से जुड़ा हुआ है। इसका कथा आपको पूरा डिटेल बताता है, लेकिन एक केस कोर्स है, ठीक है। इससे मोरध्वज और ताम्रध्वज की कथा के साथ जो आरंग है, ठीक है, वहाँ उनकी प्रतिमा भी लगी हुई है, ठीक है, सर को काटते हुए। मोरध्वज की कथा से जुड़ा है कौन सा? आरंग, जिसका प्राचीन नाम भांडेर था। खल्लारी, खल्लारी में लक्षागृह और भीम के पद चिन्ह के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जो लक्षागृह और भीम के पद के चिन्ह कहाँ मिले हैं? आपके खल्लारी में मिला है। और गुंजी के संबंध ऋषभ तीर्थ के रूप में वर्णित पवित्र स्थल है, जो महाभारत कालीन इसमें लिखा हुआ है। किसका वर्णन है? ऋषभ तीर्थ का वर्णन है किसमें? आपके महाभारत में गुंजी के, ठीक है, गुंजी स्थल पर। एक चीज याद रखना, अभी क्वेश्चन भी आया था कि मेंस में कि महाभारत कालीन स्थल कौन कौन से, उसका वर्णन कीजिए। 4 नंबर में आया था, ठीक है। याद रखना कि 4 नंबर में आपको रतनपुर, सिरपुर, आरंग, खल्लारी, गुंजी, इतने ही नाम का आपका वर्णन कर देते तो आपको इतने ही लिखते तो आपको प्रॉपर 4 में 3 आराम से मिल जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध कालीन, इसमें बौद्ध कालीन को देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला व्यवस्थित इतिहास काल माना जाता है, बौद्ध कालीन। पहले क्या कि थोड़ा सा जानकारी मिला, खटा फीटा, ठीक है, साक्ष्य मिले, अधूरी जानकारी मिली। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, सबसे व्यवस्थित जानकारी आपको मिलती है बौद्ध कालीन में, ठीक है। उसमें आपका एक ग्रंथ है अनुदान, ठीक है, ग्रंथ है। बुद्ध का आगमन का माना जाता है। गौतम बुद्ध धर्म प्रचार के लिए स्वयं दक्षिण कौशल की राजधानी आए थे। वहाँ लगभग उन्होंने 3 महीने का निवास किया था। वहां पर आपने कितने महीने का निवास किया था? बुद्ध ने 3 महीने का निवास किया था। विदेशी यात्री के प्रमाण जिसमें देखते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में बुद्ध को दक्षिण कौशल के आगमन की पुष्टि की और यह बताया है कि सिरपुर के सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप, ठीक है, मौजूद हैं। जब बौद्ध यहाँ पर भ्रमण किए थे तब उसके द्वारा, ठीक है, सिरपुर में सम्राट अशोक द्वारा इस निर्मित स्तूप भी मौजूद हैं। सिक्कों की प्राप्ति देखा जाए तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुल 253 चांदी के सिक्के, ठीक है, चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं, तारापुर और ठठारी, ठीक है। ये बौद्ध कालीन सिक्के हैं। जो मौर्य कालीन सिक्के, मौर्य काल में ये बनाए गए थे। आहत सिक्के चांदी के सिक्के होते हैं। आहत सिक्के किससे होते हैं? चांदी के सिक्के होते हैं, जो तारापुर, ठठारी जैसे स्थानों में प्राप्त हुए हैं। आगे देखें सिरपुर। और याद रखना बौद्ध, जैसे भी हम बौद्ध की बात करते हैं, ठीक है, तो बौद्ध का फेमस स्थल कौन सा है? आपका सिरपुर और मल्हार। मल्हार के साथ एक और चीज़ है, इसमें नहीं लिखा है, कोंडागांव, ठीक है, कोंडागांव, ठीक है। ये सबसे फेमस जगह है, 3 जगह। मतलब आपको सिरपुर, ठीक है, महासमुंद जिले में, बिलासपुर जिले में मल्हार और कोंडागांव, ये 3 स्थल को बहुत अच्छे से याद करना है। ये किसके लिए? बौद्ध के लिए फेमस है। यहाँ भी कोंडागांव में भी आपका बौद्ध विहार मिले हैं। तो सिरपुर देखते हैं, बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? आपको सिरपुर महासमुंद में है। ये छत्तीसगढ़ सबसे प्राचीनतम और प्रमुख बौद्ध स्थल है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ सबसे प्राचीनतम और प्रमुख बौद्ध स्थलों में से एक है आपका सिरपुर का बौद्ध स्थल, क्योंकि यहाँ पर अनेक विहार पाया गया, जिसमें स्वास्तिकी विहार, आनंद कुटी विहार जैसे बहुत सारे बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जब भी आप सिरपुर जाते हैं, जैसे ही आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको सारे बौद्ध के स्तूप, विहार, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। प्रोत्साहन के लिए पांडुवंशी महर्षि गुप्त, ठीक है, इसके प्रोत्साहन किसने दिया था? इस बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा संरक्षण किसने दिया था? महर्षि गुप्त, ठीक है। बालार्जुन ने इस क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था और ये खुद शैव धर्म के थे, लेकिन इन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म सबको रख रखाव के लिए भूमि दान देना स्टार्ट किया था। और ये सबसे प्रमुख शासक थे महर्षि गुप्त बालार्जुन, जो प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है इसके शासनकाल को। कला और शैली देखा जाए तो यहाँ पीतल से निर्मित बौद्ध मूर्तियां प्राप्त मिली है, जिनके निर्माण शैली पूर्वी भारत के एक प्रसिद्ध विश्वसनीय केंद्र
की शैली से प्रभावित मानी जाती है और सिरपुर और मल्हार जैसे बौद्ध धर्मतांत्रिक शाखाओं वज्रवाहन और सहज ज्ञान के विकास के लिए प्रमाण मिलते हैं। तो सिरपुर यहाँ पर देखा जाएगा बौद्ध के 2 ही 3 स्थल हैं, इसमें एक सिरपुर है आपका सबसे प्रमुख केंद्र, उसका मल्हार है, ठीक है, यहाँ उसके साक्ष्य मिले हैं और कोंडा गांव है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखें 6 फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी को बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध दिवस भी मनाया जाता है, उसका आयोजन किया जाता है, वो है आपका डोंगरगढ़ क्षेत्र के पास। आगे देखते हैं जैन धर्मकालीन छत्तीसगढ़, ठीक है, किसका देखेंगे आप, जैन धर्मकालीन छत्तीसगढ़ जैन, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जैन का व्यापक प्रभाव था, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जैन का भी व्यापक प्रभाव था, जिसके साक्ष्य प्रथम, ठीक है, तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर 24वें तीर्थंकर महावीर तक के संबंध स्थल यहाँ पर मिलते हैं। सिंपल सी बात है कि प्रथम स्थल हमने पहले ही में देखा महाभारत काल में ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर थे, और अंतिम तीर्थंकर जो 24वें थे, 24 ही इनके तीर्थंकर थे, वो जो महावीर थे, उनके संबंधित सारे साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में हिंदू बौद्ध जैन धर्मों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था, ठीक है। अभी बताया था महाशिव बालार्जुन के शासनकाल में हिंदुओं को भी, मतलब हिंदू में शैव धर्म वैष्णव धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म को भी यहाँ पर व्यापक प्रसार हुआ था, ठीक है। उसका देखा जाए कि इसमें प्रमुख स्थल कौन कौन से, मल्हार। मल्हार एक ऐसा जगह जहाँ वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन, बौद्ध सारे धर्म के साक्ष्य मिले। साथ ही सिरपुर भी ऐसा स्थल है जहाँ पर आपको शैव धर्म, वैष्णव धर्म के साथ साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्थल मिले हैं। 2 जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ में, मल्हार और सिरपुर, ठीक है। मल्हार कहाँ पर है, बिलासपुर में, और सिरपुर जो है आपके महासमुंद जिले में है। तो यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की स्मारक और मूर्तियाँ मिली हैं, याद रखना मल्हार में, साथ ही आरंग में। इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध जगह कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ, इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। आपको यहाँ पर नाम एक एक करके दिखा दे रहा हूँ, बता भी दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से याद करना, इसी को याद करके जाना, इससे एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको इतना में आपको बस जाके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। आगे चल के हम MCQ भी सेशन चलाएंगे, आप इससे जोड़िए, आपको बहुत ही फायदा होगा प्री एग्जाम के लिए। आरंग, आरंग में इसे मंदिरों का नगरी भी कहा जाता है, आरंग को मंदिरों का नगरी कहा जाता है। इसमें 5वें तीर्थंकर सुमीनाथ, ठीक है, सुमतिनाथ, याद रखना। आरंग में 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से जुड़ा है। आरंग किस 2 तीर्थंकर से जुड़ा हुआ है, 5वें और 24वें, ठीक है। 5वें क्या है, सुमतिनाथ, और 24वें अपने महावीर स्वामी जी के साथ जुड़ा है आरंग। यहाँ प्रसिद्ध भांडेल देव जैन मंदिर स्थित है, प्रसिद्ध भांडेल देव जैन मंदिर स्थित है आपके आरंग में। और उसका नागपुरा दुर्ग, इसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समर्पित, ठीक है, एक कांस्य की मूर्ति मिली थी दुर्ग नागपुरा में। तो याद रखना कि आरंग में 2 तीर्थंकर हैं, 5वें और 24वें सुमितिनाथ और महावीर का, और नागपुरा में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समर्पित एक कांस्य की मूर्ति मिली थी, ठीक है। उसके बाद है ऋषभ तीर्थ गुंजी दमोदरा शक्ति, ठीक है। मैं बीच में बोला था गुंजी कहाँ, जांजगीर चांपा में, अभी एक नया जिला बना है, ठीक है, शक्ति। गुंजी दमोदरा कहाँ से जिले में आ गया, शक्ति जिले में, ठीक है, उसको करेक्शन कर लेना। गुंजी दमोदरा कहाँ है, शक्ति ऋषभ तीर्थ, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का समर्पित एक प्राचीनतम तीर्थ स्थल है, कौन सा, क्या बोलते हैं, गुंजी दमोदरा शक्ति जिले में स्थित है। उसका देखते हैं धनपुर गोयला पंडा मरवाही, ठीक है, धनपुर गोयला पंडा मरवाही। यहाँ पर सबसे बड़ी अवशेष यह है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंचल में शैलोत्कीर्ण जैन मूर्तियाँ, ठीक है, मूर्ति कला एकमात्र उदाहरण जो ऋषभ देव को समर्पित है। मतलब कि धनपुर गोयला पंडा मरवाही भी ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर हैं उससे समर्पित है आपका धनपुर गोयला पंडा मरवाही। उसका बाद भाटागुड़ा बस्तर जो 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, भाटागुड़ा बस्तर जो 16वें तीर्थंकर थे शांतिनाथ से संबंधित है। तो हम अब एक बार में सरसरी तौर पे देखें, ठीक है, तो कौन कौन से तीर्थंकर हैं, तो आप देखेंगे, अगर सिंपल ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो धनपुर जो MCB में था, मैं MCB बोलता हूँ, गोयला पंडा GPM में था। यहाँ पर आपका ऋषभ तीर्थ फर्स्ट तीर्थंकर, ठीक है, ठीक है, ऋषभ देव का था। उसके बाद आपका सेकेंड गुंजी दमोदरा,
ये भी सेम है, इन्हीं का था प्रथम। थर्ड है आपका आरंग। आरंग में आपको दो चीज़ मिलेंगे पांचवें, जो कौन थे पांचवें आपके, सुमति नाथ, और 24वें महावीर स्वामी जी का। ठीक है, उसका चौथा है आपका नागपुरा, कहाँ, दुर्ग जिला में। यहाँ पर 23वें तीर्थंकर पार्श्व नाथ जी का। उसके बाद आपका पांचवा लोहांडी घोड़ा, ये कहाँ मिलेगा आपका, बस्तर। इसमें 16वें तीर्थंकर शांति नाथ जी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये सारे चीज़ को हमको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है महाजनपद काल। आगे आपका टॉपिक है महाजनपद पीरियड। भाई इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन पूछता है कि महाजनपद काल में 16 बड़े महाजनपद थे। छत्तीसगढ़ 16 महाजनपद में कौन से जनपद के अंतर्गत आता था? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ जो हिस्सा था वो चेदी महाजनपद का हिस्सा था। ठीक है, छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, ये पूछ चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ किस महाजनपद का हिस्सा था। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद का हिस्सा था। चेदी महाजनपद का जो था राजधानी कहाँ थी आपकी, सुक्तिमती। सुक्तिमती जो राजधानी थी वो कहाँ थी, सुक्तिमती थी। ठीक है, नामकरण सिद्धांत पर देखा जाए तो चेदीसगढ़, ठीक है, कई साहित्यकारों का, जो इतिहासकारों का मानना है कि जो चेदी महाजनपद के नाम से ही चेदीसगढ़ पड़ा। छत्तीसगढ़ आगे चलकर इतिहासकारों के साथ ही साथ ये चेदीसगढ़ ही छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार, 3-4 अलग अलग इतिहासकार हैं जो छत्तीसगढ़ के नामकरण पे काम करते हैं, काम बताया गया है। जिसमें से एक जो इतिहासकार थे जिन्होंने चेदी महाजनपद से ही चेदीसगढ़ हुआ, चेदीसगढ़ को आगे चलकर विस्तृत करके छत्तीसगढ़ कहा गया, इसका भी नामकरण हुआ है बोल के, महाजनपद काल से भी नामकरण हुआ है बोल के ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो इसमें पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है कि छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, चेदी महाजनपद का हिस्सा था। और दूसरा है कि इसकी राजधानी कहाँ थी, सुक्तिमती इसकी राजधानी थी। ठीक है, दो सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद में, बस कुछ नहीं है और। ठीक है, और इसको एक बार रिपीट करता हूँ, चेदी महाजनपद, और दूसरा इसकी राजधानी कहाँ थी, शक्तिमती। ठीक है, बस ये दो चीज़ हमको याद करना है महाजनपद से, और 16 महाजनपद बाकी आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है कि 16 महाजनपद उसकी राजधानी क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो छत्तीसगढ़ के महाजनपद में इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी राजधानी और किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ का मौर्य काल। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मौर्य पीरियड। मौर्य काल में छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, ठीक है, सीधे मौर्य काल का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो सबसे पहले बहुत ही लेट में दंडकायन भाग छत्तीसगढ़ में जुड़ा, जब मराठा आए थे। ठीक है, दरियादेव वाला जब कहानी सुनेंगे आगे चलेंगे। ठीक है, दरियादेव, अजमेर सिंह, उसके बाद जो दंडकायन का क्षेत्र था पहली बार छत्तीसगढ़ के मुख्य भाग में आया था। उससे पहले जो ऊपर का उत्तर का क्षेत्र था छत्तीसगढ़ को, उसी को कहा जाता छत्तीसगढ़। तो मौर्य काल में देखा जाए तो उत्तर का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग सीधे मौर्य काल का हिस्सा था। ठीक है, सम्राट अशोक द्वारा, ठीक है, सम्राट अशोक द्वारा कलिंग विजय के बाद शेष मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ को मौर्य साम्राज्य का भाग बना लिया, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ पर मौर्य का प्रभाव पड़ा। जब देखा जाए वहाँ 5 प्रांत थे उस समय, 4 प्रांत को तो चंद्रगुप्त ने एक कर लिया था अपनी इकट्ठा, ठीक है, अपने राज्य में शामिल किया था। लेकिन 5वां प्रांत जो कलिंग क्षेत्र था, ठीक है, कलिंग क्षेत्र था, उसको जीतने वाला कौन था, अशोक था। अशोक जब जीता था, पहले तो मौर्य काल के छत्तीसगढ़ कुछ भाग मौर्य काल में पहले से थे, लेकिन कुछ हिस्सा जो मध्य का था क्षेत्र और नीचे का क्षेत्र वो कलिंग के क्षेत्र में आते थे। उड़ीसा मेन इसका जोन तक, उस हिस्सा को जब अशोक ने जीता तो पूरा छत्तीसगढ़ एरिया किस पे चला गया, मौर्य कालीन शासन में चला गया। प्रशासनिक विभाजन में देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में संपूर्ण भारतवर्ष में 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था। छत्तीसगढ़ उत्तरी भाग इस विभाजन में, ठीक है, प्राची प्रांत में अधीन आता था। कलिंग का प्रभाव मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़, जो मध्य का भाग था और दक्षिण छत्तीसगढ़ का भाग था, वो पहले कलिंग प्रांत के अधीन था। साम्राज्य विलय, ठीक, साम्राज्य में विलय के पश्चात अशोक ने कलिंग विजय पश्चात संपूर्ण छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य में शामिल हो गया। आगे देखते हैं हेनसोंग का विवरण। जो हेनसोंग थी, ठीक है, यात्रा विवरण था। उन्हें चीनी यात्री ने हेनसोंग ने यात्रा वृत्तांत में कहा ज्ञात किया कि सम्राट अशोक ने अनेक
बौद्ध स्तूप का निर्माण किया है। हेन सॉन्ग याद रखना, आगे पढ़ेंगे। बाला अर्जुन जो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के शासनकाल में ये जब छत्तीसगढ़ आया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोध किया, ठीक है, शोध का कार्य किया। इसमें पता चला कि मौर्यकालीन सम्राट अशोक ने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। और तुतुड़िया, ठीक है, जो बलौदाबाजार जिले में है, ठीक है, नामक स्थान पर मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों को विहार होने का साक्ष्य मिला है। याद रखना, मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों का विहार का होने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तुतुड़िया बलौदाबाजार जिले में हुआ है, यहाँ जहाँ बौद्ध देव का एक विशाल मूर्ति स्थापित है। अशोककालीन मूर्ति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोककालीन मूर्ति जो अभी छुट्टी कर रहे हैं, अशोककालीन जो मूर्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोककालीन जो मूर्ति कोटाडोल, ठीक है, एमसीबी में प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन बहुत आ चुका है, एक बार दो बार क्वेश्चन आ चुका है, पीसी में आ गया। तो अशोककालीन मूर्ति किस स्थल में प्राप्त हुआ है? तो याद रखना, मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है और प्री में भी आ चुका है। तो याद रखना, कोटाडोल एमसीबी में अशोककालीन मूर्ति प्राप्त हुई है। और स्तंभ की बात करें तो कपाटपुरम सरगुजा में अशोक का स्तंभ लाट प्राप्त हुआ है। दो चीज याद रखना है कि अशोककालीन मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो कोटाडोल एमसीबी में प्राप्त हुई है। और स्तंभ की बात किया जाए तो कपाटपुरम आपका सरगुजा जिले में अशोक का स्तंभ लाट प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। इसमें सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के सर्वाधिक क्वेश्चन आया है, तो मौर्यकालीन में आपको उनके सिक्के के बारे में पूछा है। तो मौर्यकालीन सिक्के जो चांदी और तांबे के सिक्के बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। याद रखना, मौर्यकालीन कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से इन्हें आहत या पंचमारक मुद्रा भी कहा जाता है। आहत मुद्रा या पंचमारक मुद्रा भी कहा जाता है, जो चांदी से बनी होती है। आहत मुद्रा, पंचमारक मुद्रा किससे बनी होती है? याद रखना, चांदी के सिक्के से बनी होती है। स्थल देखा जाए कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है, तो ठठारी शक्ति में है, ठीक है, ठठारी यहाँ पर रूप भाषक सिक्के प्राप्त हुए हैं। सेकेंड है अकलतरा जांजगीर चांपा। सेकेंड क्या है? अकलतरा जांजगीर चांपा। यहाँ पर आपका मौर्यकालीन 259 चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। याद रखना, 259 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं अकलतरा जांजगीर चांपा से। वहीं बाढ़ देवगांव से, ठीक है, उसके बाद बाढ़ देवगांव सारंगगढ़ में यहाँ पर 15 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। और रायपुर संभाग में रायपुर, आरंग, तारापुर, उरेला आदि स्थानों पर पंचमारक मुद्रा प्राप्त हुई है। इनकी खोज जो की है वो रमेंद्रनाथ मिश्र ने की है 1969-70 में। आरंग और गुजरागांव में सोनोगल श्रेणी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो सिंपल एक बार क्विक रिवीजन में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से किसके जगह से क्या क्या सिक्के प्राप्त हुए हैं इसको देख लेते हैं। याद रखना, ठठारी से सबसे इंपॉर्टेंट है। ठठारी कहाँ पर है आपका? शक्ति में। उसके बाद है आपका अकलतरा, ये आपका भी जांजगीर चांपा में है। उसके बाद है आपका बाढ़ और देवगांव, ये आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत आ गया है। बाढ़, ठीक है, बाढ़ और देवगांव। बाढ़ अलग गांव है, देवगांव अलग गांव है। ये जो सारंगगढ़ में इसमें 15 आहत सिक्के मौर्यकालीन मिले थे। रायपुर जिला में देखा तो रायपुर में खुद प्राप्त हुआ, आरंग में, तारापुर, उरेला में, ये सारे जगह में मौर्यकालीन सिक्के पंचमारक मुद्रा प्राप्त हुई हैं। आगे चलते हैं इसके अभिलेखीय साक्ष्य, ठीक है। अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। पहले जोगीमारा गुफा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोगीमारा गुफा मौर्यकालीन शिलालेख, ठीक है, यहाँ पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, शिलालेख नहीं है, उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ की जो गुफा है, गुफा के जो दीवार पर लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी स्थिति देखा जाए तो रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि जोगीमारा का गुफा किस जिले में स्थित है? तो जोगीमारा का गुफा है आपका सरगुजा जिले में स्थित है। और किस पहाड़ी में स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। आपका 3-4 क्वेश्चन इसी से बन जाता है। पहला तो बनता है रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में? सरगुजा में। जोगीमारा गुफा किस जिले में है? सरगुजा में। रामगढ़ की पहाड़ी में कौन सा एकदम प्राचीनतम गुफा स्थित है? जोगीमारा गुफा। या जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। इसी से 4-5 क्वेश्चन आपसे बनते हैं, याद रखना। पहले जोगीमारा गुफा कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा जिले में। इसका उपनाम भारतीय चित्रकला में वरुण
देव का मंदिर भी कहा जाता है। भारतीय चित्रकला में वरुण देव का मंदिर भी इसको संज्ञा दी गई है जोगीमारा गुफा को। अभिलेखों में ठीक है, अभिलेख में देखा जाए गुफा में मौर्यकालीन एक उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसकी जो लिपि है, लिखावट जो ब्राह्मी लिपि है और भाषा जो है पाली लिपि है। बहुत ही आईएमपी है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना। जो लिपि है, ठीक है, लिपि ब्राह्मी लिपि है, याद रखना। जो लिपि है वो क्या है, ब्राह्मी लिपि है, और जो भाषा है वो पाली भाषा है। विषय, यह एक अभिलेख देवदासी सुतनुका, ठीक है, इस जो अभिलेख है इसकी जो भाषा है, जो विषय है, ठीक है, किस विषय पर जो लिपि लिखा गया है उत्कीर्ण है, किस पे, देवदासी सुतनुका और रूपदक्ष देव दीन। ठीक है, रूपदक्ष देव दीन, उस जिसको बोला जाता है देवदत्त। ठीक है, देवदासी सुतनुका और देवदत्त की प्रेम का वर्णन करता है। कौन सा, जोगीमारा गुफा में जो उत्कीर्ण लेख है उनकी प्रेम कहानी का वर्णन करता है। सुतनुका और देवदत्त की प्रेम कहानी का वर्णन करता है। इसकी भाषा जो क्या है, भाषा इसकी आपका पाली है, और दूसरा लिपि जो ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट आईएमपी याद कर लेना, ये सारी चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है। इसको जो अवलोकनकर्ता जो थे कैप्टन टी ब्लास थे, 1904 में इनका पहली बार अवलोकन किया गया था जोगीमारा गुफा का। आगे चलते हैं इसमें, सीता बेंगरा गुफा। ठीक है, जोगीमारा गुफा उसी रामगढ़ की पहाड़ी के पास ही सरगुजा जिले में क्या है, सीता बेंगरा गुफा। ठीक है, खोजकर्ता कर्नल औसले हैं, जिन्होंने 1848 में सीता बेंगरा गुफा की खोज की थी। इस गुफा में मौर्यकालीन कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त होते हैं। अन्य साक्ष्य में देखा जाए मौर्यकालीन में तो मल्हार है, मल्हार में यहाँ उल्लेख, ठीक है, उत्खनन में मौर्यकालीन पुरातात्विक, ठीक है, पूरा वस्तुएं, ठीक है, इनमें तांबे, शीशे के आहत एवं ढली मुद्राएं शामिल है, प्राप्त हुई हैं मल्हार में। मतलब मल्हार में उत्खनन में मौर्यकालीन क्या क्या प्राप्त हुए हैं, पूरा वस्तुएं जिन्हें तांबे, शीशे के आहत, ढली मुद्राएं, ठीक है, शामिल हैं। और बंदरगाह जिसको प्राचीन में गोदी कहा जाता था, बंदरगाह किस नदी किनारे था, याद रखना, मौर्यकालीन पैरी नदी के समीप, ठीक है, सिरकट्टी नामक गांव के पास मौर्यकालीन गोदी बंदरगाह प्राप्त हुआ था। तो आप याद रखना आगे जब बढ़ेंगे इसमें, ठीक है, सूंगा साथ है। तो अगर शॉर्ट नोट्स देखा जाए तो मौर्यकालीन की क्या क्या याद करना है, हमको सिक्के याद करना है। सिक्के में आपको इंपॉर्टेंट था ठठारी, ठीक है, अकलतरा, उसके बाद था आपका ठठारी, अकलतरा, हाँ, बार और देव गांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सिक्कों में देखा जाए आहा सिक्के, पंचमार्क सिक्के मिले थे। उसके बाद देखा जाए रायपुर में सिक्कों में देखा जाए रायपुर है, आरंग है, ठीक है, तारापुर, ये सब भी था। उसका देखा जाए किसी शैल चित्र या आपके पहाड़ में जो लिखनी है वो जोगीमारा गुफा, सीता बेंगरा गुफा जो यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद अन्य साक्ष्य बोला जाए तो मल्हार, ठीक है, मल्हार में इसमें पूरा वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। और गोदी बोला जाए तो यहाँ पर पैरी नदी के पास, याद रखना, ठीक है, मल्हार में पूरा वस्तुएं, प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। साथ ही आपका जो पैरी नदी है, ठीक है, पैरी नदी में यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, गोदी मतलब बंदरगाह प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। सुंग वंश, मौर्य काल के बाद जब पतन हुआ तो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में, ठीक है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सुंगों का शासन स्थापित हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्रों में सुंग वंश का आधिपत्य रहा। इसका साक्ष्य यहाँ पर उल्लेखना से मिलते हैं। बहुत ही कम जगह में, बहुत ही कम सीमित क्षेत्र में सुंग वंश का स्थापत्य था। तो इसका संस्थापक तो देख लेते हैं। सुंग का स्थापत्य क्या, पुष्यमित्र सुंग था, ठीक है। साक्ष्य प्राप्ति में देखा है सुंगों का स्थापत्य प्रमाण मुख्य रूप से मल्हार में प्राप्त होता है। बस एक ही चीज याद रखना है कि सुंग वंश जैसे ही आए तो याद रखना सुंग वंश आते ही मल्हार। भाई ये मल्हार कहीं किसी को नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। इससे पहले मौर्य पढ़े, मौर्य से पहले हमने क्या पढ़ा, जैन पढ़ा, उसके बाद बौद्ध पढ़ा, ठीक है। इस सारे जगह में क्या है, मल्हार मल्हार मल्हार। तो मल्हार को बहुत अच्छे से याद रखना। सुंग वंश तक भी क्या है, इसके जो प्राप्त हुए सुंग वंश के जो जितने भी आधिपत्य प्रमाण मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं मल्हार में ही प्राप्त हुए हैं। बस इतना ही लिखना, सुंग वंश क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो मल्हार में प्राप्त हुए हैं। बस हो गए, इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन आना है, आगे नहीं आना है।
आगे सुंगकालीन सिक्के कहाँ प्राप्त हुए, तो सुंगकालीन साक्ष्य जो है मल्हार में प्राप्त हुए, सिक्के जो प्राप्त हुए मल्हार में। विवरण यहाँ पर वसुमती एक तांबे का सिक्के प्राप्त हुआ, वसुमती का एक तांबे का सिक्का, ठीक है। यहाँ का जो शासक था, ठीक है, पुत्रमुत्र, ठीक है, सुंग वंश के शासक में से एक है, वसुमित्रा का तांबे का सिक्के प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रतिमा स्थल मल्हार में ही प्राप्त हुआ है। वितरण यहाँ पर भगवान विष्णु के चतुर्भुजी प्रतिमा प्राप्त हुआ है। मल्हार में सुंग वंश का भगवान विष्णु का चतुर्भुजी प्रतिमा प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह प्रतिमा भारत के सर्वप्रथम अभिलिखित प्रतिमा माना जाता है, कि मतलब प्रतिमा के ऊपर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, उसमें जितने भी उत्कीर्ण थे सर्वप्रथम अभिलिखित प्रतिमा कहा जाता है, जिसमें सुंगकालीन लिपि के लेख उत्कीर्ण हैं, इसके साक्ष्य किसने दिया है, श्याम कुमार पांडे जी के अनुसार। उसने बोला कि पूरे भारत का प्रथम प्रतिमा होगा जिस प्रतिमा में जो विष्णु भगवान की मूर्ति है उसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस वंश से है, सुंग वंश से है। तो भाई सिंपल है, सुंग वंश का कुछ ही पूछे तो क्या मानना है, मल्हार आंसर लेना है। और मल्हार कौन सा जिला, बीएसपी जिला, बिलासपुर जिला। बस ये शॉर्ट नोट्स आपका बनेगा कि सुंग वंश आते ही क्या देखना है हमको, पहले तो वहाँ सिक्का मिलेगा फिक्स है, दूसरा मूर्ति मिला है। मूर्ति कौन सा बोलने से, विष्णु जी का चतुर्भुजी प्रतिमा है। कौन सा स्थल बोलने से, मल्हार। बस आंसर खत्म, सुंग वंश खत्म, ठीक है।